बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हकीकी आज़ादी मार्च जिसको नाम दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, वो लाहौर से जारी है, इस्लामाबाद की तरफ गामजन है और इस्लामाबाद जो है वो अगले जुमे को एक्सपेक्टेड है कि लॉन्ग मार्च एंटर होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की हम बात करें वफाकी दारुल हुकूमत की, तो यहाँ पर हम पिछले एक महीने से देख रहे हैं कि पुलिस एहलकारों को पहले ही तैनात कर दिया गया था, बता दिया गया था कि किस तरीके से उनकी ड्यूटीज़ होंगी और किस तरीके से मार्च को जो है वो रोका जाएगा, ख़ास तौर से रेड जोन में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। और अगर इस्लामाबाद की ही बात करें तो अगेन बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंटेनर्स की एक भरमार थी और अभी वो कंटेनर्स की तादाद में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। इमरान खान साहब ने कल जब ये अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो हमने कल के प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था कि जिस पे बहुत ज़्यादा बहस भी हुई और वही शायद सबब भी बना कि इमरान खान साहब की जो लाइव टेलीकास्ट है वो पेमरा की तरफ से बंद कर दी गई चैनल्स पे, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कहा गया कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस को ललकार रहे हैं और उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लिहाजा उसकी इजाज़त जो है वो आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर नहीं हो सकती है। लेकिन अभी अगर हम देखें कि जो हुकूमत की तरफ से यके बाद दीगरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वो इमरान खान साहब को एक तरफ तो इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराते हैं कि वो मुल्क में अनारकी या केओस पैदा करना चाहते हैं, वहीं पर आज सरकारी इश्तहारात भी देखने को मिले वजारत दाखिला की तरफ से, जिसमें अवाम से ये इस्तदा की जा रही है, अवाम से अपील की जा रही है कि जी आप लॉन्ग मार्च का हिस्सा ना बने और अपने बच्चों को, अपने नौजवान नस्ल को जो है वो इस फितने से बचाएं। तो ये क्यों करना पड़ रहा है इस हुकूमत को, ज़रा इस पे भी बात करेंगे। आज एक अच्छी चीज़ थी कि हुकूमत की तरफ से एक कमेटी बनाई गई, क्योंकि अगर कहीं पर भी कोई प्रोटेस्ट होता है, एहतजाज होता है, तो जमहूरी माशरे के अंदर मामलात कहीं ना कहीं फाहम तफहीम के साथ आपको फिर भी टेबल पर आकर ही ख़त्म करने पड़ते हैं। यहाँ पर खादिम रिजवी साहब आए थे, उनसे भी बातचीत हुई थी, यहाँ पर कादरी साहब आए, उनसे भी बातचीत हुई, एक कमेटी बनी। जब सुबह ही ये खबर आई तो लोगों ने यही ख्याल किया कि अच्छी बात है कि कमेटी जो है वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को एंगेज करके उनसे बातचीत करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जवाब ये आया कि ये कमेटी गैर संजीदा है, वो इसलिए कि एक तरफ आप हमारे लोगों की गिरफ्तारियां करते हैं और दूसरी तरफ आप ये कमेटी बना देते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। तो जब तहरीक इंसाफ का जवाब आया उसके बाद शाम में ही आपने सुन लिया होगा कि हुकूमत ने कहा कि ये कमेटी हमने तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च को कैसे मैनेज करना है, इनको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए बनाइए, हम इनसे बिल्कुल कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। ये मामलात पाकिस्तान की सियासत के जा किस तरफ रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहिबा मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेंबर सिंध असेंबली हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एजाज उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के, आपका भी बेहद शुक्रिया। और सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एजाज उल हक साहब, आपसे अगर मैं आगाज़ करूं, ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, कल जिस अंदाज में आगाज़ हुआ इस लॉन्ग मार्च का, वो खान साहब ने शायद अगर कहीं पर भी कुछ गुंजाइश थी, कहीं से उम्मीद थी किसी किस्म की सपोर्ट की, वो भी ख़त्म कर दी इदारे के ऑफिशल्स के सरबराह, एक सरबराह का नाम लेकर और उनसे एक डिमांड करके, दो उन्हीं के इदारे के अफसरान को हटाने का मुतालबा करके। आपको क्या लगता है कि ये मामला जो हैं अब वो किस जानिब जाएंगे? खान साहब के लॉन्ग मार्च को लेकर जो विफाक के अंदर, यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर इंतजामात किए गए हैं, उनको देख के तो ऐसा नहीं लगता कि ये बातचीत पर मामलात खत्म होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो शुरुआत हुई उसमें जो लहजा अपनाया गया वो थोड़ा सा सख्त था, लेकिन उससे एक दिन पहले की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वो भी क्रॉस द बोर्ड होने के बजाय फोकस थी ऑन बेसिकली पीटीआई के ऊपर और पीटीआई के साथ साथ खान साहब के ऊपर। बात अरशद शरीफ की करनी थी, बात कहीं और चली गई, तो उसका जवाब उन्होंने दिया। इसी तरह से आपने देखा होगा कि आजम स्वाति साहब ने भी कुछ बातें सामने लेकर आए हैं, जिस पे मेरा ख्याल है कि सबको गौर करने की जरूरत है। एजेंसियों को भी गौर करने की जरूरत है, एस्टेब्लिशमेंट को भी गौर करने की जरूरत है और पॉलिटिशियंस को भी गौर करने की जरूरत है। देखें, मौजूदा सूरत हाल जिस तरह से बनी हुई है और स्टैंड ऑफ जिस तरह से हुआ है, मेरा ख्याल है कि इवेंचुअली बात जो है ना ये टेबल पे ही आके ख़त्म होगी और कहीं ना कहीं से गुफ्तगू, आपने अभी जिक्र किया कि ताहिरुल कादरी साहब से भी बात हुई, खादिम रिजवी साहब से
भी बात हुई और इमरान खान साहब से भी बात हुई उनके 126 दिन के धरने के आखिरी दिन। तो अभी भी मैं बड़ा होपफुल हूँ कि ये सारे मामला जो है ये बातचीत से ही होंगे और मुझे यकीन है कि अभी भी राब्ते खुले हुए हैं और इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचने से पहले हुकूमत भी कुछ मेच्योरिटी दिखाएगी और ऑपोजिशन भी कुछ मेच्योरिटी दिखाएंगे। देखिए ये मुल्क का मामला है, आप इस वक्त देखें स्टॉक मार्केट क्या हाल है। पिछले अनसर्टेनिटी की वजह से हमारा रुपया जो है वो डिवैल्यू होता जा रहा है, बाहर के मुल्कों से एक्सपोर्ट हमारी बंद हुई भी है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान की बेहतरी का सोच सकते हैं। इस वक्त ना तो भड़के मारने की जरूरत है, ना एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की जरूरत है। इस वक्त बिल्कुल ठीक है, ये अभी बहुत जरूरत है कि हम आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं जो बीच में कुछ सोल्यूशन निकालने में किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो पब्लिकली जो उनकी पोजीशंस हैं वो बहुत रिजिड हमें नजर आती हैं, कहीं से भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार नहीं है। और इसी पे मैं आगे शर्मिला फारूकी साहिबा, ये जो मैं इंट्रो में भी मेंशन कर रही थी कि एक अच्छी चीज़ थी कि जी हुकूमती कमेटी बन गई, उसमें तमाम जमातें पीडीएम में शामिल जो हैं उनके नुमाइंदे थे और ये सोचा जा रहा था, क्योंकि सुबह ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया था कि इनसे बातचीत होगी, मुज़ाकरात होने चाहिए। तो फिर यकायक क्या हुआ कि तमाम वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई और ये कहने लग गए कि हम क्यों इनसे बात करें, हम कौन होते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इतनी इंपॉर्टेंस दें, ये है क्या चीज़, ये तो पार्लियामेंट को नहीं मानते। ये हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बनती थी, ये बयानात बनते थे। जी शुक्रिया सादिया। आई थिंक इस वक्त दोनों साइड बहुत एग्रेसिवली एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और बातचीत वहाँ होती है जहाँ पर कोई बातचीत करना चाहे, लेकिन अगर सामने वाला इतना रिजिड हो जितना इमरान खान है और एक हट दर्मी दिखाए तो फिर अनफॉर्चुनेटली हुकूमत के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रह जाते। देखिए हुकूमत का बड़ापन होता है और हुकूमत हमेशा जमहूरियत के अंदर तो यही हमने देखा है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और हुकूमत को हमेशा लचक दिखाने की जरूरत होती है बिकॉज दे आर एट द गिविंग एंड। तो वो हमेशा अपना एक हाथ बढ़ाते हैं ऑपोजिशन को कि जी आप हमारे साथ चलें, कोई ऐसा रास्ता निकालें जो बातचीत के जरिए, अफवाह तफहीम के जरिए मामला हल हो जाएं। ये होना चाहिए। इमरान खान जब हुकूमत में थे तो उन्होंने ऐसा कभी कुछ ऑपोजिशन के साथ नहीं किया। आपका जो बयान है ना, मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ और पीपल्स पार्टी से इसी किस्म के बयानात की तवक्को भी मुझे हमेशा से रही है। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मुज़ाकरात की बात की, एक जमहूरी जमात है, लेकिन अगेन जो आप कह रही हैं वैसा हो नहीं रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अगर हमें बात कर ले, मैं ख्वाजा आसिफ का बयान आपको एक जुमला ही चले उनके ट्वीट का पढ़ के सुना देती हूँ कि जी जिन मुज़ाकरात का पीटीआई राग अलाप रही है उनका कोई इम्कान है ही नहीं। खान साहब जितने शौक, इमरान खान सारे शौक जो हैं पूरे कर लें। मरियम नवाज वजीर तलात, मरियम औरंगजेब वजीर तलात हैं, उनका आपने सॉर्ट सुन लिया। उन्होंने भी कहा कि जी हम क्यों इनसे बात करें, ये हैं कौन। सो रवैया तो इस वक्त हुकूमती वज़रा का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वज़रा का अगेन मैं कह रही हूँ कि ये नजर आ रहा है जो उनके बयानात हैं। तो क्या बिलावल साहब ने या आपकी जमात के और लोग उनसे बात नहीं कर रहे कि ये बयानात से उनको रोक दिया जाए? देखिए सादिया, हियर यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स। अगर आप ख्वाजा आसिफ की बात करते हैं या राना सनाउल्लाह की बात करते हैं, दे आर वेरी हार्ड लाइनर्स। आपने हमेशा देखा होगा इनके हमेशा से बड़े एग्रेसिव स्टैंड्स रहे हैं। बिल्कुल, बट वो एक वजीर दाखिला हैं, एक वजीर दिफा हैं, एक वजीर तलात हैं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन जहां तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, मैंने हमेशा उनको बड़ा इस तरह का एक शख्सियत पाई है कि वो हमेशा लचक दिखाते हैं। अब आई डोंट नो कि ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह क्या इज दिस अ पार्टी पॉलिसी और इज दिस अ गवर्नमेंट पॉलिसी जिसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैंने वजीर आजम की तरफ से इतना हार्ड लाइन स्टांस नहीं सुना। वो हमेशा ये कहते रहे कि जी यस हम मुज़ाकरात करेंगे, दरवाजे खुले हैं। अच्छा, अब देखिए इशू ये है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, मैं उस पर बात कर सकती हूँ। आई कैन टॉक ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी। हम हमेशा इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं और हम हमेशा कंसेंसस की पॉलिटिक्स करते हैं। वी ऑलवेज बिलीव कि बातचीत के दरवाजे खुले होने चाहिए। देयर इज ऑलवेज अ डोर
विच लीड्स टू रिकन्सिलिएशन। और हमने बड़ी बड़ी चीज़ों पे रिकनसाइल किया है, हालांकि माजी में हमें कहा गया कि जी क्यों किया गया, लेकिन हमने बड़ा रिकनसाइल किया है जस्ट बिकॉज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। मैं समझती हूँ कि इस वक्त इमरान खान जो शुरू से अगेन ही इज अ हार्ड लाइनर, और जो उनकी हुकूमत थी उसमें भी ऑपोजिशन से बातचीत का दरवाजा बंद था। वो कभी भी ऑपोजिशन को किसी किस्म की अहमियत नहीं देते थे, जो उनके लिए इवेंचुअली नुकसानदेह साबित हुआ। और अभी भी उनका जो रवैया है वो बहुत ही, अब तो ही फील्स के ही हैज नथिंग टू लूज, तो वो इस नहज पे चल पड़े हैं कि जहां पर मैं या कोई और तो नहीं, खुल के सामने अगर मेरी मानते हैं तो ठीक है। हाँ, अब तो वो किसी इदारे को माफ नहीं कर रहे, वो तो हर इदारे को गाली दे रहे हैं, हर शख्स को गाली दे रहे हैं, नाम ले लेके गाली दे रहे हैं। इस तरह सियासत नहीं होती, और इस तरह जमहूरियत, फाल जमहूरियत के अंदर एक पॉलिटिकल लीडर जिसे आप कहते हैं, उस तरह एक पॉलिटिकल लीडर फंक्शन नहीं करता। ये अब देखिए फिर क्या होगा, जैसे माजी में भी हार्ड लाइंस ली बहुत सारे इश्यूज पे इमरान खान है, लेकिन फिर यू टर्न लेना पड़ा तो मशहूर हो गए यू टर्न खान के नाम से। इस तरह सियासत में नहीं होता। अब देखिए मैं समझती हूँ कि चले आप कहती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो टॉक्स पे, डायलॉग पे यकीन रखती है, मुज़ाकरात होने चाहिए। ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के कायरा साहब भी मौजूद हैं, और जितना मैं उनको जानती हूँ अगेन उनका स्टैंस भी यही होगा जो आप बता रही हैं। मैं वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात और वजीर दिफा, ये 3 लोगों की जो हमने अभी बात की, ऑब्वियसली इनके बहुत सख्त बयान आ रहे हैं, और शर्मिला सही कह रही हैं कि वजीर आजम की तरफ से इतना सख्त बयान नहीं आया। वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन पार्टी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए अपने हॉक्स को आगे कर देती है। सो मैं जरा सुनाना चाहूंगी, वजीर दाखिला ने आज ऑब्वियसली और तो बहुत सारी बातें की, उन्होंने काफी सख्त बात भी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से कैसे वो निपटेंगे। इस पे भी हुकूमत का जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर होनी चाहिए कि अगर वजीर आजम कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, तो फिर वो पार्टी के बाकी लोग सख्त बयानात क्यों दे रहे हैं, या तो अपने वज़रा को ऐसे बयानात देने से रोक दें, या फिर वज़ीर आज़म खुद कह दें कि जी यही हमारी अब स्ट्रैटेजी है और इसी पर हम अमल करेंगे। ज़रा बता दीजिए, वो अली अमीन गंडापुर को लेकर एक ऑडियो का जिक्र किया उन्होंने, इनफैक्ट सुनाई वो, और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से वेपन्स जमा कर रही है, बंदूकें जमा कर रही है, और ये कैसे चाहते हैं कि यहाँ पर इंतशार हो। सुनाएगा क्या पोजीशन है सर? पोजीशन तो A1 है, आप सुनाए। बंदूकें कितनी हैं? बहुत हैं। लाइसेंस भी बहुत है। बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? यहाँ पे 7 गरीब तरीके कॉलोनी है, जहाँ पे कार बांध में घुस जाए, कौन सी प्रभाव जाए उधर का 7 कौन सी गरीब तरीके कौन सी है वो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद बिल्डिंग के बाद टुलपादे के बाद लेफ्ट साइड पे टॉप सिटी है, कैपिटल है, कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है। बताएं। टॉप तो एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे है ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। मैं मुझे मिला हुआ है नक्शा। बंदे और सामान वहाँ रेडी रखे आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, बस रास्ते में है इंशाल्लाह। ये ऑडियो जो है वजीर दाखिला ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनवाई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगाया कि आप जो हैं वो यहाँ पर कत्लो गारत चाहते हैं इस लॉन्ग मार्च की आड़ में। अब्बासी साहब, एक तो ये बताइए ये साहब हैं कौन? असद फारूक, जिनसे अली अमीन गंडापुर की बात हो रही है, और ये क्यों पूछ रहे हैं बंदूकों का, लाइसेंसेस का, बंदों का? सादिया बहुत शुक्रिया। मुझे तो हैरत हो रही है ये क्या लोग हैं, किस चक्कर में पड़े हुए। पाकिस्तान एक इनकलाब की तरफ रवां दवा है। आपने देख लिया कि इमरान खान, पहले तो ये कहते थे इमरान खान निकलेगा ही नहीं, बहाने बना रहा है। खान साहब ने कहा था मैंने अक्टूबर में निकलना है, अपने प्लान के मुताबिक इमरान खान निकले। आज आप देखें लाहौर के वो 2 दिन हो गए तो लाहौर से ही नहीं निकल पा रहे। आप अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो क्यों टीवी पे पाबंदी है कि आप नहीं दिखा सकते, तकरीर नहीं दिखा सकते? तो ये लोग क्या, मतलब मैं ये छोड़ दें। मैंने आप अभी उस वक्त आए नहीं थे, मैंने जिक्र किया था सरकारी इश्तहारात चैनल्स को मिल रहे हैं, वजारत दाखिला के वो इश्तहारात हैं जिसमें वो अवाम से अपील कर रहे हैं कि इनके लॉन्ग मार्च में, खूनी लॉन्ग मार्च में मत जाएं। मशवरा देता हूँ, कोई एक बात करे ना तक ये नहीं, इसका मसला क्या है? इनका कोई बयान ही, नैरेटिव ही नहीं। हम एक नैरेटिव लेके चले ना, हम कहते हैं ये करप्ट है, हम कहते हैं इन्होंने एनआरओ लिया है, हम कहते हैं इन्होंने 1100 अरब माफ कराया, हम कहते हैं मीडिया वालों को ये कत्ल कर रहे हैं, मीडिया का गला दबा रहे हैं, ये सियासतदानों पे जुल्म कर रहे हैं, हम इन्हें कह रहे हैं कि इन्होंने मईशत डुबो दी। हम बड़ा क्लियर है और हम इनको नहीं छोड़ेंगे।
ये एक कहता है मैं मुज़ाकरात कर रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं इनका मक्कू ठप दूंगा, तीसरा कोई पंजाबी में गाली देता है, कोई सिंधी में गाली देता है, कोई पश्तो में गाली देता है। इनको समझ ही नहीं आ रही, कोई फितना कहता है, कोई फॉरेन फंडेड कहता है, कोई एक बात इनका टारगेट नहीं है। अब पता नहीं है किसकी ऑडियो जोड़ के ऑडियो वीडियो के अली अमीन गंडापुर का बयान नहीं आया, हो सकता है किस हवाले से क्या बात हो रही है। और हम यानी हम कोई पहली दफा लॉन्ग मार्च करने लगे, हम अपने घर की खवातीन लेके आते हैं, हमारी पार्टी की वुमेन विंग की जवान बच्चियां, बुजुर्ग खातून खवातीन, माजूर लोग, डॉक्टर यास्मीन जैसे 78 साल के लोग हम लेके आते हैं। हम बंदूकें लेके अपने बंदों को गोलियां मार के इन जैसे फजूल लोगों को इंपॉर्टेंस दिलवा देंगे। पाकिस्तान पूरा एक तरफ खड़ा है, सिर्फ चंद मतलब पार्टियां रह गई हैं जो किसी मफाद के तहत खड़ी हैं। तो आपका क्या ख्याल है? कोई हम यानी खुदा ना खासा इमरान खान साहब जब बात करते हैं वो भी इदारों की बेहतरी की बात करते हैं। अगर कोई आदमी, आप हैं, मैं हूं, किसी इदारे में बैठा, कोई जज है, कोई किसी और इदारे में बैठा, वो एक कानून के ताबे है। सही है, लेकिन अगर आप किसी आदमी को उठाते हैं किसी कानून तोड़ने पे, आप उस पर पूरा कानून अमल दरामद करें, किसी कोर्ट ऑफ लॉ से सजा दिलाएं, जो मर्जी करें, ये कोई तरीका नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी वाले बड़े जमहूरियत के अलंबरदार हैं। मुझे पूछें कि जो 78 साल बंदा जो हमारा आजम स्वाति के साथ जो हुआ है वो ठीक हुआ है, उसके बारे में बोलना और जुडिशरी से ये डिमांड करना और इदारों से डिमांड करना कि जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा दे, कैसे गलत है? हम कोई खुदा ना खास्ता, हम कोई नवासी तो नहीं है कि लंदन में बैठ के खत्म कर दी कि कहीं पर कोई बातचीत तय हो सकती थी। वो नाम लेके कल जैसे आपने आगाज किया ना लॉन्ग मार्च का, किसी का नाम नहीं लिया है ना खान साहब ने। सुने, एक रेफरेंस है, आजम स्वाति साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 2 अफसरान को हटाने का मुतालबा किया, अफसरान के हवाले से ये बात हुई है। और उन अफसरान का पूरा इदारा अगर किसी 2 अफसरान के किसी मुतालबा बदनाम हो रहा है कि आप उनसे अपने इदारे के अंदर शिकायत, मुझे आप बता देना क्या किसी इदारे, किसी जज, किसी जनरल, किसी ब्रिगेडियर के बारे में उस इदारे से शिकायत लगाना कहाँ जुर्म है? जब PMLN 2 नाम लिया करती थी तो आप कहते थे ये इदारे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनका जवाब भी यही आता था कि हम तो इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, हम तो इदारों की बात नहीं कर रहे हैं। लंदन में बैठ के, ठीक है, चोरी के महलों में बैठ के वो बैठ के इदारों को उस तरह बदनाम करते थे। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है कि इस मैटर को देखें। हमारा एक पार्लियामेंटेरियन है, वो कहता है मेरे नवासियों के सामने मुझे मारा गया है, अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो कानून के मुताबिक डिमांड करना कोई गलत बात नहीं है। और पाकिस्तान के लोग समझते हैं, जो करोड़ों लोग इमरान खान के साथ हैं। चलिए मुझे एक ब्रेक लेने दें, मैं ब्रेक से वापस आती हूं तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे, मुझे बताइए एजाजुल हक साहब, जिस तरीके से ये अभी सदाकत अब्बासी साहब भी बात कर रहे थे कि देखें जी, आइन के अंदर और कानून के अंदर अगर हम एक चीज कह रहे हैं, एक डिमांड कर रहे हैं, इदारे के सरबराह से डिमांड कर रहे हैं, 2 अफसरान पे एतराज है, उनको हटा दें। और उस पर मुझे याद आ गया कि कल खान साहब ने मिसाल भी दी थी कि जी बिलावल साहब को कराची में एक सेक्टर कमांडर पर बड़ा एतराज हुआ था, तो उन्होंने अपने तहफुजात का इजहार किया, तो उन्होंने भी यही मुतालबा किया था कि उनको हटा दें जिनको बाद में हटा दिया गया था। तो हमारे मुतालबे में क्या गलत है? देखिए, ये बातें तो सारी जो करने की हैं वो हुई है, और ठीक है, बिलावल भुट्टो सरदारी का भी उन्होंने नाम लिया था और ये हुआ भी है। खास तौर पे जब कराची में मरियम नवाज की और होटल के अंदर जब गए और उनको पकड़ने की कोशिश की, वो भी एक बड़ा बदतरीन जमहूरियत के साथ मजाक मैं समझता हूँ था। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, और वो तब नहीं होगी जबकि सारे सियासतदान कुछ अक्ल के नापुर लेंगे। मैं खुशी हुई है सुनकर जो इनकी बात है, शर्मिला फारूकी ने जो बात की, और मैं समझता हूँ इनकी जमात एक अहम किरदार अदा कर सकती है सारे सिनेरियो के अंदर, प्रोवाइडेड के अगर वो चाहें तो किसी न किसी तरीके से कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। और मैंने कई मरतबा ये ऑप्शंस दिए हैं
के 2-3 ऑप्शंस हैं जिन पे के सोच विचार करके बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। देखिए इलेक्शंस तो होने हैं, जल्द हो या देर से हो, अगर नवंबर 2023 में होने हैं इलेक्शन तो फिर भी होने हैं। तो आपसे लेकर आप क्यों इतनी महाजराई को बढ़ाना चाह रहे हैं कि मुल्क जो है दाव पे लग जाए, मईशत जो है वो खराब हो जाए। तो somebody has to play a positive role। अच्छा, लेकिन इजाजुल हक साहब एक और सवाल मेरा, मुझे बताइए, ये मुझे याद है कि पिछले दिनों पीटीआई के कुछ लोग हमारे शोज में ही मैं उनसे पूछती थी कि देखें इलेक्शंस तो अभी वो कह रहे हैं फौरन हमने करवाने नहीं है, अगस्त तक इंतजार करें। तो वो कहते थे नहीं हमें ना 6 महीने बाद की भले तारीख दे दें, कोई कहता है जून की तारीख दे दें। आज फवाद चौधरी ने कहा कि बैठे आप सिर्फ एक बात करें हमसे इलेक्शंस पे, इलेक्शंस की तारीख भले हमें मार्च की दे दें, हमें भले अप्रैल की तारीख दे दें। तो अगर मार्च अप्रैल मई जून तक तैयार हैं ये लोग कि जी उधर तब इलेक्शंस हो जाएं, तो 2 महीने आगे भी कर दें तो टाइम वैसे ही खत्म हो जाएगा, वैसे ही मुद्दत पूरी हो रही है। देखिए अगस्त में, आज से एग्जैक्ट 9 महीने के बाद अगस्त के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट तो आनी है, क्योंकि 3 माह इलेक्शन से पहले। तो 1 महीना 2 महीना आगे पीछे करने से कौन सी कोई क़यामत आ जाएगी। 2 महीने में आप क्या कर लेंगे जो नहीं कर सकते। हाँ। सिर्फ अनाउंसमेंट की जरूरत है, उसके बाद सब बैठने के लिए तैयार हैं। मैं ये बात आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मेरी बात हुई है इस मामले में, और मेरी ये कोशिश भी है। हुकूमत को भी चाहिए और हुकूमत के साथ जो पीडीएम की जमातें हैं उनको भी इस पर गौर करना चाहिए, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के अंदर, चाहे वो अपने आप को स्टेक होल्डर समझते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है या ये पॉलिटिकल है। मैं इस पे बात करती हूँ। ये भी हमने ऑडियो भी सुनाई है जो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज सुनाई है, अली अमीन गंडापुर साहब की आवाज किसी शख्स से बात करते हुए। अली अमीन गंडापुर साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, जरा उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली अमीन गंडापुर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अली अमीन गंडापुर साहब, ये क्या आपकी ऑडियो है जो आज राना सनाउल्लाह सबको सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि देखें जी ये खूनी मार्च इन्होंने प्लान कर लिया है। ये कौन साहब हैं असद फारूक, और आप उनसे बंदूकों का और बंदों का और लाइसेंसेस का क्यों पूछ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि मैंने 2013 से पहले माशाल्लाह आइबेक का, चीतर का, हरन का और बटेर का बहुत शिकार किया है, लेकिन 2013 के बाद से अब तक मैं सिर्फ एक ही शिकार कर रहा हूँ। मेरी जो इन्होंने मिक्सर मैच करके जो ऑडियो चलाई है उसके अंदर भी मैं लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। मतलब है कि मैं आइन के मुताबिक पूछ रहा हूँ कि लाइसेंस कितने हैं साथ। अच्छा, मतलब मैं एक लीगल बात कर रहा हूँ। ये आप शिकार के लिए वेपन का जिक्र कर रहे थे, पूछ रहे थे बंदूकों का? जी बिल्कुल, इन्होंने मिक्सर मैच किया है मेरी ऑडियो को। ऐसे वैसे आपको पता ही है ऐसे अल्फाज जो है वो नहीं बोलने चाहिए ऑब्वियसली नेशनल टीवी पे आके किसी के लिए भी। ऐसे अल्फाज बोलने चाहिए आप। ये कौन असद फारूक कौन है? जो पहले तो उन्होंने कहा कि जनाब हम नामालूम ही हैं, शनाख्त हमें पता है लेकिन हम बताएंगे नहीं, लेकिन ऑब्वियसली फिर बाद में आ भी गया, सबको नाम शाम दे दिए गए। बिल्कुल मेरे दोस्त हैं। अच्छा, मेरे भाई हैं। अच्छा, तो मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये टॉप सिटी का और कैपिटल का इस्लामाबाद एंटर होने का क्या पूछ रहे थे? वो बिल्कुल हमारा एक मतलब है, वहाँ पे हमने एक कैंप लगाना है, मेरे प्लान में शामिल है। तो टॉप सिटी में, कैपिटल में, यहाँ पे कौन सा शिकार होता है एयरपोर्ट के साथ? नहीं, मैं शिकार वाली बात तो मिक्सर मैच है ना, शिकार का तो मैंने क्लियर कर दिया है कि वो बात शिकार की है, और वो भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, अंडर लाइसेंस है कि मैं लाइसेंस की बात साथ कर रहा हूँ। और लाइसेंस मुझे किसने दिए? जब तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो लाइसेंस हुकूमत पाकिस्तान ने दिए, और उनकी मैं डेट भी मैं सामने ले आऊंगा कि लाइसेंस किस डेट पे मिले, उस हुकूमत की थी। पीटीआई की हुकूमत में मुझे कोई लाइसेंस नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जो लाइसेंस मिले हुए हैं या मेरे दोस्तों को मिले हुए हैं, जो और लोगों को मिले हुए हैं, वो इन्हीं की हुकूमतों में मिले हुए हैं, और इन्होंने पैसों में बेचे हुए हैं। आई रिपीट, इन्होंने पैसों में बेचे हैं लाइसेंस, इनका ये लेवल है, और अपने पैसों पे खरीदे हैं। आप कह रहे हैं ये दो मुख्तलिफ ओकेजन्स की आपकी कॉन्वर्सेशन है। एक जो जहां लाइसेंसेस बंदे और बंदूकों का जिक्र आप कर रहे हैं, आप वो कह रहे हैं कि जी वो शिकार के लिए है, और दूसरी जो आपने इस्लामाबाद के बॉर्डर का पूछा है, टॉप सिटी का या कैपिटल का पूछा है, वो कोई और कॉन्वर्सेशन है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? और मैंने कैंप लगाना है वहाँ पे, मैंने वहाँ पहुंचना है। अच्छा, हमारा एक परमानेंट एहतजाज है, हम उसके लिए आएंगे। उसके बाद इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, वो हमें जो बताएंगे हम वैसे ही करेंगे। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा ये जाती बयानिया है, पार्टी का नहीं है। अगर मेरे लोगों को जख्मी किया गया, मेरे लोगों पे हमला किया गया, मुझ पे हमला किया गया, तो मैं रिएक्ट करूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। आप क्या असलहा वगैरह साथ लेकर आ रहे हैं?
वो मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला दिया हुआ है वो और जो मेरे आप पास रख रहे हैं, उसका प्रोटेक्शन के लिए ठीक है, तो आप मैंने क्या हुआ? लाइसेंस्ड वेपन जो है वो आप लेकर अपने साथ आ रहे हैं और आप ये भी बिल्कुल। डरा रहे हैं इनको या वार्न कर रहे हैं मैं डरा कि आप नहीं रहा। उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा, धमकी देते हैं बुज़दिल लोग, हाँ, फादर लोग देते हैं मैसेज। आपने हमें अपने आप अवाजात ने मैसेज दे सिखाया रहे है, हैं। हमें अपने अवाजात ने सिखाया है ये हक के लिए और सच के लिए बैटल फील्ड में मरना बेहतर है कि आप डर कर बिस्तर में मर जाएं। हमारे अवाजात ने मुल्क को आज़ाद करने के लिए जानी माली कुर्बानियां दी हैं। आज हकीकी आज़ादी के लिए मैं तैयार हूँ इस कुर्बानी के लिए। न मुझे किसी का खौफ है न किसी का डर है। मुझे सारा पता है कि ये हुकूमत कैसे आई है, किसकी साजिश से आई है, ओके, इनकी हैसियत क्या है और इनकी अहमियत क्या है। अगर राना सनाउल्लाह को कोई कंफ्यूजन है, हमारे टैक्स के पैसों में पलने वाला एक आर्जी मिनिस्टर है ये मुझे पिछले 15-20 दिन से धमकियां भिजवा रहा है मुख्तलिफ जराये से। आपको धमकियां, आपको वजीर दाखिला की तरफ से धमकियां मिल रही हैं? बिल्कुल धमकियां मिल रही हैं, मारने की धमकियां मिल रही हैं, किसके थ्रू मिल रही हैं? मुख्तलिफ धमकियां हैं और ये जिस तरह पूरे पाकिस्तान में लोगों को मिल रही है वैसे मिल रही है। और इन्होंने मेरे पे अटैक करने की 2-3 दफा कोशिश भी की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने साथ इतने लोग खिलाता हूँ, इतनी हैसियत रखता हूँ, इतने लोग रखता हूँ, इतने वसाइल रखता हूँ कि जब मुझे कोई इलीगली उठाने के लिए आएगा तो एक दफा ही नीड अ स्टील बॉल। चलें, बहुत शुक्रिया अली अमीन गंडापुर साहब। शर्मिला साहिबा क्या कहेंगी? उन्होंने कहा कि मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं पैगाम दे रहा हूं और मैं ये असलहा जो लाइसेंस्ड असलहा है मेरा उसका इस्तेमाल भी कर सकता हूं अगर हुकूमत की तरफ से कुछ हुआ मेरे कारकुनों पर। चले सादे, यू गॉट इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो आप देख रही हैं ना कि किस किस्म का एग्रेसिव एटीट्यूड है और ये सिर्फ इनका नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे अगेन हार्ड लाइनर्स हैं पीटीआई के अंदर who would be ready to use weapons if and when needed। देखिए, अगर आप एक सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं और एक सियासी मार्च में सियासी अमल के लिए जा रहे हैं, फिर वहां पर असले का कोई काम नहीं है, वहां पर एक स्ट्रगल होती है। यू ब्रिंग योर फैमिलीज। आपको याद होगा बीबी शहीद साहिबा तो अपने बच्चे भी बिठाती थी अपने साथ जब ऐसे धरनों में जाती थी या ऐसे मार्चेस में जाती थी। अभी हमने बिलावल साहब के साथ एक अमन मार्च किया। ही वॉज देयर हिमसेल्फ 24/7 ऑन दैट ट्रक। तो आप अपने जब एक सियासी स्ट्रगल होती है ना तो फिर उसमें वायलेंस की कोई जगह नहीं होती, उसमें फिर असले की कोई जगह नहीं होती। ये तहरीकें होती हैं पुरअमन तहरीकें। बंदूक चलाने को तो कोई भी चला सकता है, गोली मारने को तो कोई भी मार सकता है। दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स टू डू प्रोबेबली। लेकिन जब आपने एक सियासी कारकुन के तरीके से जद्दोजहद करनी, वो बहुत मुश्किल होती है। उसके लिए बड़ा जज्बा, बड़ा सब्र, बड़ा तहम्मुल चाहिए होता है, जो अनफॉर्चुनेटली इन लोगों में नहीं है। आप इनसे टीवी पे बात कर लें, इनके ऊपर इनके पास कोई सब्र, कोई पेशेंस नहीं है, ये फौरन गाली दे देंगे आपको। आप इनको, बिकॉज दे आर नॉट पॉलिटिकल वर्कर्स ना, इनकी सियासी ट्रेनिंग ऑन ग्राउंड नहीं हुई है। और अनफॉर्चुनेटली यही वजह है कि ये हुकूमत इतनी अलर्ट है और इतनी विजिलेंट है कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो सकता है। अच्छा, अब इन्होंने पूरे बात घुमा दी कि नहीं जी मैं शिकार की बात फला, मैं शिकार, यहाँ आप लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हो, आप शिकार की बातें करें, इट डजंट मेक सेंस। इनकी तो माशाल्लाह पहले इनकी जो हिस्ट्री रही है वो कोई खास नहीं रही है। अब एक भाई ने कत्ल भी किया हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। और फिर इनकी आपने इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर आपने केपीके के अंदर धमकियां भी सुनी है, पहले भी सुनी है, कोई पहली बार तो नहीं है। एटलीस्ट इज ओनिंग इट अप, ये मान रहे हैं अपनी बात, तो ये भी एक तरीके से आई विल अप्रिशिएट हिम कि मान रहे हैं, बता रहे हैं आपको। और नेशनल नेटवर्क राना सनाउल्लाह की तरफ से, वजीर दाखिला की तरफ से मुझे कत्ल करने की धमकियां मिल रही हैं और प्रोटेक्शन के लिए जो है असला रखूंगा, साथ लेकर आऊंगा। अब्बासी साहब, अच्छा, मैं शर्मिला साहबा का सुन रहा था तो मुझे लगा कि ये किसी और पार्टी की बात कर रही हैं। शर्मिला साहबा, आप तो कहती हैं पीटीआई वाले बड़ा सख्त बात करते हैं और आप पुरअमन बात करती हैं। आप इस वक्त पीडीएम की नुमाइंदगी कर रही हैं। आपको याद है कि इसी साल के 25 मई को आपकी हुकूमत ने क्या किया था? 70 साला औरतों पे आपने डॉक्टर यास्मीन जैसी खातून को घसीट के गाड़ी से बाहर निकाला और आपकी पुलिस ने उनकी गाड़ी तोड़ी। हमारे जैसे लोगों पे आपने एफआईआर करवाई, हमें घरों से हमारी जो आपने यहाँ इस्लामाबाद में या बाकी, एक जरा सुन ले, मुझे लगता है कि आप किसी और जमाने की बातें कर रही हैं। आपने यहाँ औरतों बच्चों पे जिस तरह की टेयर गैस की, जिस तरह की राना सनाउल्लाह ने धमकियां दे के सियासी कारकुनों को मारा, किसके पास से बंदूक निकली?
किससे पास से गोली निकली? आपकी हुकूमत ने और आप लोगों ने बदमाशी की एक पुरअमन सियासी जद्दोजहद पे। इमरान खान की तारीख है, अभी हम 70 जलसे कर चुके हैं, एक कहते हैं ना गमला नहीं टूटा, एक पता नहीं हमने टेढ़ा किया। आप यहाँ बैठ के बातें करती हैं अच्छी अच्छी, और हुकूमत वो है जिसने यानी सियासत का यानी सारी तारीख काली कर दी आपने। यानी डॉक्टर जो जावेद इकबाल है, हमारे अल्लामा इकबाल है, उनके घर पे आपने जाके रेड किया, यहाँ पे लोगों के घरों के अंदर आपने पुलिस भेजी। आज आपने मीडिया के लोगों को कत्ल कराना शुरू कर दिया, उनकी आवाज बंद की। कौन सी है पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी इज पार्ट ऑफ द डील। आपने एनआरओ में आपने भी पैसे माफ कराए, 1100 अरब में आपका भी हिस्सा है। जवाब भी आप नहीं सुने, ठीक है, कह रही है जवाब भी देंगे क्योंकि वो आपने जो बातें की अली अमीन ने अपना जवाब दे दिया, इन्होंने जनरल बात की। आप मुझे बताएं, आपको एक सियासी कारकुन होते हुए शर्म तो आती होगी कि जो आपकी हुकूमत ने 25 मई को सियासी औरतों पे बच्चों पे जो किया, उसका जरा जवाब दें। शर्मिला क्विकली जवाब दे दीजिए, फिर मैं इजाजुल हक साहब की जानिब जाऊं। सादिया, मैंने जो पहले बात की थी ना कि इनमें कोई सब्र तहम्मुल नहीं, ये अपनी तनकीद तो सुन ही नहीं सकते। वहाँ मैंने आपको पहले कहा था टीवी पे बैठ के गालियां देंगे, आप जिस किस्म का लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो आपके सामने गवाही दे रहे हैं ना। दूसरी बात ये है कि देखिए जी, मैंने गोलियां टीयर गैस खाई है ना, एक वतीरा रहा है, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात करें 2008 से लेके 2013 तक, मुझे आप बताइए कोई एक सियासी कैदी नहीं था। हम तो इस बात में बिलीव ही नहीं करते कि जनाब किसी कोई भी सियासी कैदी हो, ना हम इस बात में बिलीव करते हैं खवातीन। ये वो जमात है जो सबसे ज़्यादा इज्जत देती है खवातीन और लड़कियों को, और सबसे ज़्यादा खवातीन उनकी हुकूक की बात करती है। हमारी तो बानी लीडर जो है वो लेकिन वही बात है कि आप पीडीएम में शामिल हैं। मैं बताऊं आपको सादे बात, डॉक्टर यासीन राशिद के साथ कैबिनेट से वॉकआउट किया। आप देखें, इनमें तहम्मुल ही नहीं है, बात सुनने का तहम्मुल ही नहीं है इनमें। मैं आपसे तहम्मुल वाली आपने बात कोलिशन के अंदर है, लेकिन हम पीएमएलएन का हिस्सा नहीं है। हम एक अलग जमात है, हमारी फिलॉसफी अलग है, हमारी पॉलिसी अलग है। हम एक कोलिशन के अंदर होंगे, लेकिन हम पीएमएलएन के अंदर नहीं है। उनसे अगर आपने बात करनी है, उनसे जवाब पीएमएलएन ने नहीं किया था, बीबी हुकूमत ने किया था। यो पार्ट ऑफ द कैबिनेट। जरा डेफिनेशन मजे की बात तो ये है, द कैबिनेट इज योर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैबिनेट। शहबाज गिल ने जब मुझे एक ब्रेक के लिए भी जाना है, लेकिन शर्मिला साहब वही बात है कि जब ये बात की कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ तो उस वक्त उनकी अपनी हुकूमत की पंजाब के अंदर नहीं भी रही है, तो भी आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप इत्तेहाद का हिस्सा हैं, आप कोलिशन में शामिल हैं। तो जो भी बात जब हुकूमत की होगी तो पीपल्स पार्टी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल उसमें ठहराई जाएगी। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इजाजुल हक साहब, आपको याद होगा खान साहब ने एक बयान दिया था और ये कहा था कि हम पार्लियामान में वापस आने को तैयार हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसको मशरूत कर दिया था उन्होंने साइफर की इन्वेस्टिगेशन से। जाहिर है वो तो नहीं हो सका, फिर लॉन्ग मार्च भी हो गया, मुफाहमती कोशिशें जितनी थी वो भी तमाम की तमाम नाकाम हो गई। लेकिन मुझे बताइए कि आपको लगता है कि ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस चीज पर मान सकती है, या लॉन्ग मार्च की उसको अपनी कामयाबी करार दे सकती है कि अगर इलेक्शंस नहीं भी होते तो साइफर की इन्वेस्टिगेशन को लेकर अगर वाकई उनका मुतालबा पूरा हो जाता है, कोई जुडिशल कमीशन बन जाता है, तो खान साहब कह सकेंगे कि देखें हमारा मार्च कामयाब हो गया? ये बात तो मैंने पहले भी की थी, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर साइफर के बारे में गुफ्तगू हुई, मेरा ख्याल है उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि साइफर पे बात हो, क्योंकि उन्होंने एक पोजीशन ले ली है अच्छा। उसके ऊपर। हालांकि वो बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 3 मीटिंग से हटकर एक पोजीशन ली थी उन्होंने। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त एक ही हल है इसका कि साइफर के उसमें जाने से ज्यादा
अगर एक कोई डेट अनाउंस कर दी जाए तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट में उसके जरिए भी निगोशिएटेड वापसी हो सकती है और ज्यादातर मसाइल जो हैं वो फिर वहां बैठकर हल कर लें, जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, और है आउटस्टैंडिंग इश्यूज, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो ईवीएम्स के हैं, देखिए वन साइडेड डिसीजन जो हुए हैं वो तो कोई भी नहीं मानेगा ना कि एक बड़ी जमात है वो मुतालबा करी, तो आप बैठकर बात कर लें, चले आप कन्विंस कर लें उनको जी कि ईवीएम्स को नहीं मानते, हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को हम नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन में जो भी करना है ये दूर की बातें हैं। लेकिन मेरी मतलब कि जो पॉलिटिकल सिक्स सेंस कह रही है ना कि बहुत जल्द मेरा ख्याल है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा। और दूसरा ये डराने धमकाने असला लाने की बात करना मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब है, ना ही जिस जहाँ पर बच्चे औरतें जा रही हों कोई असला लेकर जाएगा। और मेरी ये इस मसले पर खान साहब से बात हुई थी चंद दिन पहले की बात है, अभी लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले, और मैंने उनको पर्टिकुलरली कहा था कि आप इस पे बयान दें कि कोई भी असला लेकर ना आए, क्योंकि इस बात का खदशा जाहिर किया गया था कि कोई भी शरपसंद अनासर जो है वो बीच में जाकर कोई इस किस्म की बात कर सकते हैं जिससे कि नुकसान होने का खदशा हो। तो मेरा ख्याल है अगर उन्होंने पहले ऐलान नहीं किया तो वो कल जरूर इस बात का बिल्कुल क्लियरिफिकेशन देंगे कि हमारे साथ कोई बिल्कुल। और ये गंडापुर साहब का जो बयान अभी आया ये भी आई एम श्योर खान साहब तक पहुंच जाएगा और खान साहब को फिर इनको भी हिदायत जारी करनी चाहिए कि ये जो इन्होंने अनाउंस किया है ऐसा ना करें तो बेहतर होगा ऑब्वियसली। मैं लेकिन एक चीज़ पे जिस पे मैं अब्बासी साहब आप और फिर शर्मिला साहिबा का भी कमेंट चाहूंगी, टाइम भी थोड़ा मुख्तसरन के जो मर्जी हो जाए बैठना तो आपको अब्बासी साहब पड़ेगा। देखें आप इलेक्शंस की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अभी एजाजुल हक साहब भी बात कर रहे थे, इलेक्शंस कैसे होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे या फिर ये ड्रामा चलता रहेगा कि जो हारेगा फिर वो धांधली का इल्जाम लगाएगा, ईवीएम का इस्तेमाल किस तरीके से होगा, आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज है, पूरे इदारे इलेक्शन कमीशन पर एतराज है, बैठना तो पड़ेगा ये सारी चीजें तय करने के लिए। एक तो है हमारा एक तहरीक, वो तो 100% पुरअमन इसलिए है कि हम खुद अपनी खवातीन, अपने बच्चे, अपने जवान लेके आते हैं, तो कोई भी नहीं चाहता कि हमारी तहरीक जो है खुदा न खास्ता उसमें कोई तशद्दुद हो। ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, हमारी तहरीक पुरअमन है और तहरीक जारी रहेगी, इसके बाद भी जारी रहेगी। जहाँ तक बात है बिल्कुल मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात नवाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन कोई नहीं कराना, ईरान सलाह से कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं? आप मुझे बताएं, जो हमें कहता है कि हमने आपकी जितनी मरोड़नी है, हमने आपका मक्कू ठपना है, अब तुम मक्कू ठपोगे, तुम्हारी हुकूमत 27 किलोमीटर के एरिया में है और पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत है। इस कमेटी में मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे पास इस्लामाबाद की पुलिस है ना और तुमको बदमाश तो हो नहीं, तो हमारे पास पंजाब की पुलिस है, हमारे पास केपीके की पुलिस है, जीबी की पुलिस है, पंजाब की कश्मीर की पुलिस है। तो ये बात ठीक नहीं है। कोई संजीदा आदमी, कोई सीरियस आदमी जो मुहज्जब तरीके से बात करे, मनसब का ख्याल होना चाहिए। अब ये मक्कू ठप देने वाली बात आप पंजाबी में समझिए इसका मतलब है। तो हम समझते हैं कि अगर बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, आप इलेक्शन का ऐलान करें कि हमने तब इलेक्शन करने, कोई किसी ने नहीं कहा कि अप्रैल में और जून में करें। अब बिल्कुल इलेक्शन फिल फॉर इलेक्शन का ऐलान करें, आप केयर टेकर बनाएं जी, केयर टेकर बनाएं को भी बता दें जो मार्च और अप्रैल के वो उन्होंने अपनी बात की, केयर टेकर बनाएं। ओके, शर्मिला फारूकी साहब लास्ट कमेंट, ओके प्रोसीजर है उस पे हम बैठ के लास्ट कमेंट लेने दीजिए मुझे। हमने कहा हम असेंबली में वापस आ जाएंगे, ठीक है, आप इलेक्शन का ऐलान करें। जी शर्मिला साहिबा वो कह रहे हैं इलेक्शन का ऐलान कर दें, असेंबली में भी वापस आ जाएंगे। देखिए इलेक्शन का ऐलान तो करने को किसी की जरूरत नहीं है, इलेक्शन तो अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर होंगे, जब असेंबलीज अपनी टर्म पूरी करेंगी उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन होंगे जो आइन के अंदर दर्ज है। इसके ऊपर तो किसी किस्म की कोई बात या कोई अनाउंसमेंट की जरूरत ही नहीं है। आपको परवाह नहीं है, आपको चाह नहीं है, हमें परवाह नहीं है। हुकूमत आपने चलानी है, नहीं चलानी, हुकूमत चलानी है तो इस तरह की बातें नहीं करते। से जुमले लेके आए ट्रक के पीछे लेके आपको चाह नहीं है, हमें परवाह नहीं है, फिर बात तो ये है अभी आप इतनी अच्छी बातें कर रही थी, इलेक्शन अपने वक्त में I have to wind up here। बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, एजाजुल हक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। That's all for tonight, I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।